हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद राठौर जी। इट्स राठौर क्लासेस एंड आई एम मिस राठौर। सो गाइस, आज आपकी 10th क्लास की स्टडी क्लासेस शुरू हो रही हैं आज से। तो आज आपकी 10th क्लास का साइंस का सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ मन लगा के पढ़िएगा एंड मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। What is about the chemical equation and chemical reaction? I'm telling about that। सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन दोनों में फ़र्क बताएंगे एंड इस चैप्टर का पूरा मेन मोटिव बताएंगे कि व्हाट दिस चैप्टर इज सेड, क्या कह रहा है। देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जो रिएक्शन हमने किसी दो एलिमेंट के बीच या दो कंपाउंड के बीच या दो प्रोडक्ट के बीच कराई, वो होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। बट अगर हम बात करें उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई दो ए और बी करके आपने दो एलिमेंट ले लिए, उन्हें मिक्स करके एक नया सी प्रोडक्ट निकला, तो आपने उससे ऐसे लिखा। ये आपका जो लिखने का वे था, इसको आपने कह दिया केमिकल इक्वेशन, और ये जो रिएक्शन हुई उसको आपने कहा केमिकल रिएक्शन। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन को जो बुक वाइज फॉर्म में जो कहा गया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में पढ़ते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज अ process in which one or more substance reactants are transferred into different substance product। बेसिकली डेफिनेशन ये कह रही है कि एक प्रोसेस जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस हो, जिनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, एंड वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक डिफरेंट सब्सटेंस में, जिससे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है गाइस, ये दोनों हमारे क्या है, रिएक्टेंट हैं, और इनने ट्रांसफ़र होकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसको हमने क्या कह दिया, प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। आगे, दिस occurs when chemical bonds between atom broken and new bond are formed। जब कोई भी केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और उनके जो एटम है वो ब्रोक हो जाते हैं और नए 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 बॉन्ड बनते हैं, उसे कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। आगे चलते हैं। द चेंज कैन बी ऑब्जर्व इन वेरियस वेज इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, जो अब रिएक्शन हुई है उसमें अलग अलग तरीके के चेंज भी तो होंगे। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी, तो देखो सबसे पहले अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट उसमें ना हमारे जो रिएक्शन के बीच जो चेंज होता है ना, वो दो टाइप का होता है। पहला होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। देखो, फिजिकल चेंज होता है जो आप उसे देख सकते हैं अपनी आंखों से कि वो चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने देखा वाटर बॉईल हो रहा है, वो एक एयर में चेंज हो रहा है, वो वॉश हो रहा है ना पूरा वाटर, तो उसको हमने क्या कह दिया, वो फिजिकल चेंज है, हमने उसे आंखों से देखा। आइस अपने आप पिघल रही है आपके सामने, आपने देखा कि वो लिक्विड में चेंज हो गई, उसकी स्टेट चेंज हो गई, तो वो आपने आंखों से देखा। लेकिन केमिकल रिएक्शन, जैसे आपने देखा हो दूध अपने आप फट जाता है, दिन भर गर्मियों में रखा रहे बाहर, तो वो एक केमिकल इक्वेशन, आपने नहीं देख पाया उसे, आप चाहे देखते रहे ना तब भी आपको समझ नहीं आएगा कि इसके अंदर हुआ क्या है। ठीक है, तो वो होती है आपकी केमिकल इक्वेशन। अब चेंज की बात कर लेते हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब गाइस इन सब के बारे में बता देती हूँ। चेंज इन स्टेट, वही मैंने बताया, आइस है जैसे सॉलिड फॉर्म में, वो लिक्विड में हो गई, वाटर बन गई। ठीक है गाइस। चेंज इन टेम्परेचर, कोई चीज़ गर्म थी, वो रिएक्शन होने के बाद ठंडी हो गई। इवोल्यूशन ऑफ गैस, आपने रिएक्शन कराई, उसमें से धुआं निकला, उसमें से कोई गैस निकली। चेंज इन कलर, आपने कोई रिएक्शन कराई, उसमें वो पहले कलर उसका ब्राउन था, बाद में उसका ग्रीन हो गया, तो ये आपकी इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गई, सॉरी चेंज इन कलर हो गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है आपका, जो है ना सॉलिड फॉर्म की कुछ चीज़ें होती है जो घुलती नहीं है, वो नीचे जम जाती हैं। जैसे आपने देखा हो ना, जैसे दूध फट जाता है ना, वैसे ही एक रिएक्शन होती है, तो उसमें ना कुछ नीचे दूध फटे, जैसे दूध फटा होता है ना, वैसी कोई चीज़ नीचे जमा हो जाती है सॉलिड टाइप की, वो नहीं घुलती रिएक्शन में। ऊपर वाटर हो जाता है, नीचे लिक्विड, मतलब ऊपर लिक्विड हो जाता है, नीचे सॉलिड, सॉलिड से कुछ पार्टिकल्स से जमा हो जाते हैं। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इक्वेशंस, वही जैसे मैंने बताया अभी, ए बी आपके रिएक्टेंट हैं, सी आपका प्रोडक्ट है, ये पूरी आपकी केमिकल इक्वेशन है। ठीक है गाइस। अब इसका एग्जाम्पल में हम रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर एग्जाम्पल Fe+O2, मतलब ये एक बैलेंस है 3 और 4 लगाकर, और 2FeO3 बन गया ये, तो ये एक दो एलिमेंट थे, उन्होंने मिलके एक नया वो बना दिया। ठीक है। एंड अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन, देखिए बेसिकली इसका क्या होता है कि जैसे जो आपकी गेट दरवाजे होते हैं ना लोहे के, वो उसमें जंग लग जाती है, तो उसके बारे में बताया गया है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, 2Mg+O2 मेक्स 2MgO। तो क्या होता है, इसके अंदर जो मैग्नीशियम होता है ना, उसको जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है एंड वो ये रिएक्शन बना देता है। अब राइटिंग केमिकल इक्वेशन, भाई देखो सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक ना आपका यही है कि आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए सबसे पहले। तो कैसे लिखी जाती है, देखो 2 हाइड्रोजन के ये एलिमेंट्स हैं, 2 ऑक्सीजन के हैं, तो मैंने ये दो ये बैलेंस करी गई है यहाँ पे 2H2O2 2।
ठीक है। एंड देन ये O अलग अलग, ये दोनों आपस में जुड़ गए और यहाँ से इन्होंने H2O बना दिया। अब ये बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ पर ये 2 लगाना पड़ा, ठीक है। अब मैं बताती हूँ वो कैसे करते हैं। अब हम बैलेंस करना सीखते हैं। देखो गाइस, बैलेंस करने के ना आपको लाखों तरीके मिलेंगे यूट्यूब पर, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कोई आपको टेबल बना के बताएगा, कोई कुछ, वरना बहुत सिंपल है। देखो वो सब ना साइड हटाओ, एक सिंपल सा फॉर्म में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बैलेंसिंग में आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लॉ यहाँ पर यूज़ होता है जब बैलेंसिंग करते हैं किसी इक्वेशन की, तो यहाँ पे लॉ आपका यूज़ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एवरी इक्वेशन पर ना, देखो हमने रिएक्टेंट यहाँ पे 2 लिए थे, तो ये भी यहाँ पर 2 ही होने चाहिए, ठीक है। देखो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गए तो 4 हो गए, 2 2 4 हो गए, यहाँ पे भी 2 आ गए, यहाँ पे भी 2 आ गए। तो जो यहाँ रिएक्टेंट पे जो जिस चीज़ का वेट रहा है वो वहीं इतना रहना चाहिए, जितने मोल्स इसके यहाँ हैं उतने ही उधर रहने चाहिए, ठीक है। एंड अब बात करते हैं आगे। बैलेंस इक्वेशन हैज़ अ सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड, ठीक है। मैं बताया दोनों साइड हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 हो गए, ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो इसके बाद स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग पे चलते हैं। सबसे पहले करेक्ट जो अनबैलेंस है आपकी उसे लिख लो इक्वेशन को, एंड उसके बाद आपको काउंट करना है उसमें नंबर ऑफ एटम, दोनों तीनों साइड जो भी हैं वो आपको चेक करनी है कि कितने हैं। उसके बाद आपको एडजस्ट करना है उसमें कुछ कोफिशिएंट्स लगा के, और उसके बाद उसमें एक पूरा उसका फॉर्मूला रेडी करना है, उसमें करेक्ट तरीके से नंबर लगा के, ठीक है। मैं आपको करके बताती हूँ, आपको तभी समझ आएगा, ठीक है। चलिए तो पहले शुरू करते हैं एक इक्वेशन से। एक इक्वेशन हम ले लेते हैं यहाँ पर आपकी, जैसे हमने ले ली H2 प्लस O2 मेक्स H2O। ये आप ही की वाली, ये आप ही की है जो ये मैंने अभी बताई ना, ये वाली को मैं बैलेंस करके आपको दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, ये ना अभी क्या है, ये अभी अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अभी ये अनबैलेंस्ड है। अब इसे बैलेंस करने के लिए हमें इसमें क्या करना है, एलिमेंट पहले गिनने हैं, ठीक है। देखो H के यहाँ कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। यहाँ O के कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। यहाँ H के कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ O का कितना है, सिंगल एलिमेंट है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें दोनों साइड भाई O तो बढ़ाने पड़ेंगे। इधर भी हमें 2 एलिमेंट चाहिए और यहाँ पे तो 2 हैं। देखो इसका ना रूल होता है कि आप ना कभी भी इसके पीछे की साइड कुछ नहीं लगा सकते। जो लगा हुआ है ना इक्वेशन में वो वहीं रहेगा, आपको पीछे की साइड कुछ नहीं लगाना। जो भी लगाना है ना वो एक छोटा सा ब्रैकेट, एक मान लो कि यहाँ कोई इमेजिनरी ब्रैकेट है, आपको उस ब्रैकेट के बाहर ही लगाना है। जो भी लगाना है 2 3 4 5 6 जो भी लगाना है वो बाहर ही लगाएंगे आप, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो आपने क्या करा, H2 प्लस O2 जो H2O बना है, अब आपको इससे भी तो 2 लाना है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप बाहर ही लगा सकते हैं, तो आपने यहाँ लगा दिया बाहर। चलो ठीक है, ये ब्रैकेट भाई ब्रैकेट हो गया। पर अब ये ब्रैकेट यहाँ से ना मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये 2 एलिमेंट है तो 2 2 जा 4, तो H कितने हो गए, अब इस तरफ टोटल H हो गए 4, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, तो 2 इंटू 1 2, तो ये ऑक्सीजन कितने हो गए 2। अब यहाँ देखो कुछ तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि यहाँ 2 एलिमेंट थे H के और यहाँ हो गए अब 4। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ करके यहाँ 4 एलिमेंट लाने ही पड़ेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फिर से 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लो जी भाई हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो 2 2 2 दूनी 4, तो यहाँ बन गए अब H 4 हो गए टोटल, ठीक है। तो हमने इससे कर दिया, पूरी इक्वेशन रेडी हुई, 2H2O प्लस O2 मिक्स 2H2O, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपको ब्रैकेट लगाना है, आप ऐसे भी से छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है आपका Na प्लस Cl2 मिक्स NaCl, ठीक है। ये एग्जाम्पल 2 है, ये एग्जाम्पल 1 था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो अब इसमें बात आती है कि यहाँ देखो अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। जैसे आपने कही वैसे आप इसे करेंगे, इजीली हो जाएगी। ये इसका Na का एक एलिमेंट है, Cl के 2 एलिमेंट है, यहाँ Na का एक एलिमेंट है और Cl का भी एक ही एलिमेंट है। अब हमें यहाँ 2 लाना है, तो सेम वही करेंगे, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब कितने बन गए, Na भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए। देखो Cl और Cl तो दोनों करेक्ट हो गए, दोनों 2 2 हो गए, लेकिन अब Na हमारा यहाँ पे सिंगल रह गया। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर सिंगल रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2। तो अब Na क्या हो गया, 2Na प्लस Cl2 मेक्स 2NaCl। तो अब क्या बना, ये 2 और ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, सारे 2 हो गए, एंड आपकी ये करेक्ट इक्वेशन बन गई।
ठीक है गाइस, बहुत सिंपल है। मैं अभी आपको कुछ होमवर्क के लिए दे देती हूँ, बहुत सारी है मेरे पास इक्वेशन। चलो एक और दिखा देती हूँ मैं आपको, तो ये रहेगा ना कि आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ चलो आपने कोई चीज़ पढ़ी है अच्छी सी। देखो CH4 + O2 मेक्स CO2 + H2O। ठीक है, ये आपकी तीसरी इक्वेशन है। इसको क्या करना है, अब आपको इसे भी करना है। तो आपने क्या करा, यहाँ 4 एलिमेंट है H के, ठीक है, यहाँ C का 1 एलिमेंट है, यहाँ इसके 4 एलिमेंट हैं, यहाँ पे भी कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर अब C का कितना है, 1 है, यहाँ O के 2 हैं। भाई देखो O और C तो दोनों बराबर हैं। अब H की बात कर लेते हैं। देखो H यहाँ पे 2 है और O यहाँ पर 1 है। अरे नहीं गाइस, यहाँ तो देखो अब कुछ नई चीज़ आपने सीखी कि यहाँ प्लस का साइन है, तो ये देखो ये 2 है और यहाँ 1 है, तो टोटल कितने हुए आपके, यहाँ O होते हैं 3। ठीक है, तो अब O इस साइड 3 है और H 2 है और C 1 है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर भी कुछ तो तिकड़म लगाना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ अटकम शटकम करना पड़ेगा, और वो क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो हमें इसमें यहाँ पर इसको पहले तो हमें इसको 2 लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ इससे 4 बनाना है। चलो अब हमने 2 लगा दिया, तो अब O कितने हो गए बताइए, ये हो गए आपके 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 तो ये भी हो गए, तो 2 और 2 4 हो गए। अब हमारे यहाँ अगर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है, यहाँ पर आपके जब 4 O हो गए हैं, अभी O हो हमारे 4 हो गए हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 4 करने पड़ेंगे, और यहाँ करने के लिए तो कितना ईजी है, यहाँ 2 लगा देना है। लो रेडी, तो ये हो गया आपका CH4 + 2O2 मेक्स CO2 + 2H2O। डन, आपकी इक्वेशन रेडी है। ठीक है, इतना सिंपल है। अब आपको कुछ होमवर्क के लिए मैं दे देती हूँ, वो होमवर्क वाले क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। ओके गाइस, ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। हाँ गाइस, तो आपका होमवर्क ये है, ये वाले जो 4 क्वेश्चन है जो नीचे आपको दिख रहे हैं, ये ऊपर तो मैंने जो पढ़ाया वो सब है, बट ये नीचे वाले जो 4 क्वेश्चन हैं, ये चारों के चारों आपको अपने होमवर्क में करने हैं। ठीक है, एंड अगर NCERT में भी और हैं एक्स्ट्रा तो उन्हें भी करना है। ठीक है, तो आप चलते हैं आगे गाइस। तो अब आता है सबसे मेन टॉपिक इस चैप्टर का, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। भाई देखिए, केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासीफाई इनटू अ सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ द रिएक्टेंट्स ट्रांसफर इनटू प्रोडक्ट। भाई देखो, केमिकल रिएक्शन बहुत सारे तरीक़ों से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, पर वो उस पर बेस करेगा जब वो रिएक्टेंट किस तरीके से ट्रांसफ़र होकर प्रोडक्ट में बनी है। ठीक है, वही चीज़ बताएगी ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है। समझ में आई? तो अब चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन से आप समझ ही रहे हैं कि कोई 2 चीज़ मिल रही हैं और एक नई चीज़ प्रोडक्ट हो रही है। ठीक है, जैसे A और B एलिमेंट है, वो मिलके A B एलिमेंट बना रहा है, इसको बोलते हैं हम एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें ये लिख रखा है, इन दिस टाइप 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलते हैं और एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने ये वाला दे रखा है, आप याद कर लेना। एग्जाम्पल साथ के साथ याद करते जाओ ताकि आप जब पेपर में लिखो तो आप बहुत अच्छे से लिख सको। एंड गाइस, अब नेक्स्ट आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई दो मतलब एक सिंगल एलिमेंट, देखो A B एक ऑलरेडी एलिमेंट है, यहाँ पर हमने बनाया, अब यहाँ पर ये पूरा रेडी एक सिंगल था, इसने तोड़ के वापस में 2 अलग अलग एलिमेंट बना दिए, तो ये क्या हो गई आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है गाइस, देखो इसका एग्जांपल लिखा है नीचे, से भी याद कर लेना। आगे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत बढ़िया रिएक्शन है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। इन दिस रिएक्शन 1 एलिमेंट रिप्लेस अनदर इन अ कंपाउंड। देखो A + BC मेक्स A के साथ A के साथ C जुड़ गया। यहाँ पर A के साथ C जुड़ गया, ये वाला एलिमेंट यहाँ जुड़ गया और B बेचारा रह गया अकेला, तो ये वाली रिएक्शन आपकी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इसका एग्जांपल ये दे रखा है, Z + CuSO4 ZnSO4 + Cu। तो Zn के साथ SO जुड़ गया एंड Cu आपका अकेला रह गया। समझ गए मेरी बात? आगे चलते हैं। आगे है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई देखो, जैसे अभी सिंगल एलिमेंट चेंज हुआ था, अब क्या होगा कि अब आपके दोनों एलिमेंट के, दोनों कंपाउंड्स के एलिमेंट आपस में प्रॉक्स कर जाएंगे। देखो A के साथ D जुड़ जाएगा, B के साथ C जुड़ जाएगा, दोनों आपस में आगे पीछे हो जाएंगे। ये देखिए, ये बन गया। ठीक है, ये एक्सचेंज हो जाते हैं सारे कंपाउंड एक नया कंपाउंड बनाने के लिए। इसका ये लिखा पूरा एग्जाम्पल। ठीक है, आपको वो एग्जाम्पल भी याद कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट।
हाँ गाइस, तो अब है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल वाली ये रिएक्शन है। देखो रिडॉक्स तो बोला जाता है, बाकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, देखो इसका री और इसका ऑक्सी और डेशन का डी, रेडॉक्स। ठीक है, इसका रेड एंड इसका ऑक्स, रेडॉक्स। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन जब होता है जब कोई भी एक रिएक्शन में कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर ले और इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। एंड साथ ही साथ ये ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि जब कोई सब्सटेंस लूज कर दे ऑक्सीजन को, अभी हमने यहाँ गेन कराया था, अब कोई लूज कर रहा है और वो लूज यहाँ पर कर रहा था इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब यहाँ गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। देखो लूज करा है ऑक्सीजन, गेन करा है इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन। ठीक है, समझ गए मेरी बात। इक्वेशन देखिए, सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ दीजिए, तब आपको समझ आएगा। ZnO प्लस सी, यहाँ बना Zn+CO, तो C के साथ जो है आपका O जुड़ गया, या मतलब ऑक्सीजन गेन हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। हम बात करें Zn ने अपने आप की जो ऑक्सीजन थी वो छोड़ दी और यहाँ पर सिंगल सिंगल हो गया, तो ये बन गया आपका रिडक्शन। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई एम राइट। चलते हैं आगे। अब आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो कोई भी रिएक्शन होने के बाद हीट प्रोड्यूस करे या वो गर्म हो जाए, उसे कहते क्या है हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये देखिए ये वाली रिएक्शन थी, यहाँ पर दो एलिमेंट थे, वो दो एलिमेंट चेंज हुए, चेंज होने के बाद उसने हीट प्रोड्यूस कर दी, तो वो क्या हो गई आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जो हीट अप्लाइंग रिएक्शन होती है, जिसको नीड होती है हीट की, जब उसे ज़रूरत हो। देखो ये रिएक्शन है, ये आपकी ग्लूकोज की रिएक्शन है, इसे याद कर लेना, बहुत काम आती है। ठीक है, ये देखो दो एलिमेंट थे, यहाँ पर इसको सनलाइट की ज़रूरत हुई भाई, सनलाइट की, मतलब आपको हीट की ज़रूरत हुई यहाँ पर, उसने तब जाके यहाँ पर ग्लूकोज बनाया। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज है। ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ दी। अब बात करते हैं कोरिजन पे। कोरिजन क्या होता है? कोरिजन इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू अ रिएक्शन विद सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर और एसिड। देखो जब कोई भी मेटल कुछ मॉइस्चर से या एसिड से रिएक्ट होता है, तो उसके बाद ना वो ब्रेक डाउन होने लग जाता है, वो ख़राब होने लग जाता है। ये बहुत ग्रेजुएशल डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसी मेटल के लिए, मतलब बहुत ख़राब चीज़ या बहुत ख़राब बात। ठीक है, तो ये तब आपका कोरिजन हो रहा होता है। ठीक है, समझ गए। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं, तभी आप समझोगे इसको आगे। गाइस इसके एग्जाम्पल हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैंकिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीकिंग ऑफ कॉपर। देखो भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन तो सबके घरों में होता है। जिनके घर में बाथरूम में लोहे का दरवाजा है या जिनके घर में कोई भी लोहे का सामान है, आप उसे थोड़ी देर के लिए पानी में रख दो या ज़्यादा दिन तक वो गीला होता रहे बार बार, तो वो क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है। ठीक है, एंड कुछ दिन बाद जो दरवाजे हैं ना, वो वहीं से टूटने लग जाते हैं, उनमें छेद हो जाते हैं, वो पतला हो जाता है, तो वो रस्टिंग ऑफ आयरन है। ठीक है, एंड ब्लैंकिंग ऑफ सिल्वर की बात करें भाई, देखो सबकी मम्मियाँ पायले तो पहनती ही होंगी भाई, कुछ ना कुछ चांदी का तो पहनती ही होंगी। तो जब वो पानी में काम करती हैं या वो गीली हो जाती हैं पानी में, या जो अगर नया कोई आया प्रोडक्ट है, पायल वगैरह बिल्कुल नई खरीदी है, 2-3 दिन बाद देखना वो वाटर में जो नहाएंगी धोएंगी, गीला करेंगे, हाथ डालेंगी, तो वो अपने आप वो काली पड़ने लग जाएंगी। क्या होता है? ब्लैकिंग ऑफ सिल्वर। तो वो आपका वहाँ पर कोरिजन हुआ होता है। समझ गए। अब ग्रीनिंग ऑफ कॉपर क्या होता है? देखो सबके घरों में तांबे के लोटे तो होंगे ही या तांबे के बर्तन तो होंगे ही। देखो उसमें क्या होता है, ज़्यादा दिन उस लोटे में या उस बर्तन में पानी भरे रहो, ज़्यादा वो मॉइस्चर रह जाएगा, गीला हो जाएगा, तो उसकी वजह से ना उस पर ग्रीनी सी कुछ आ जाती है, एक अलग सी काई टाइप। ठीक है, उसको कहते हैं हम ग्रीकिंग ऑफ कॉपर, और वो हो रहा होता है आपका कोरिजन। समझ गए। अब चलते हैं रेंसिडिटी पर। भाई देखो रेंसिडिटी क्या होती है, जब कोई भी जिस भी जगह पर फैट्स या ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं, वहाँ पर उसके टेस्ट और स्मेल को ख़राब कर रहे होते हैं ना जब, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हम कोई एक उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं। ठीक है, कोई एक ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे वो जहाँ पर ऑक्सीजन है वो ना आए। समझ गए मेरी बात। वहाँ पर आपकी ऑक्सीजन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एंड आप फिर क्या करें कि वहाँ पर जैसे लोग क्या करते हैं, जैसे एयर लाइट से बचाने के लिए उसे, तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे चिप्स के पैकेट्स हैं, पता है आपको कि वो सीड जाएंगे,
सीड़ जाएंगे ना, तो सीड़ने की वजह से वो क्या करेंगे, कि हवा में रहेंगे तो हवा लगती रहेगी तो वो अपने आप सीड़ जाएंगे। तो वो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर ना नाइट्रोजन भर देते हैं। नाइट्रोजन से क्या होता है कि जो मॉइस्चर है ना वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, सारे ऑक्सीजन को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और वो पूरा नाइट्रोजन भरा रहेगा। तो वो जो ऑक्सीडेशन है ना उसके अंदर वो स्लोली होगी। समझ गए मेरी बात? तो वो वहाँ पर आपका यूज़ होती है रेंसिडिटी। समझ गए? अब आगे चलते हैं। देखिए वैसे चैप्टर तो आपको यहीं पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपको एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो छोटी सी चीज़ ये है कि स्टोशियोमेट्री क्या होती है। देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा ना थोड़ा सा, तो आपको 11th क्लास में जो बच्चे आगे साइंस लेने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। कैसे? देखो, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इट्स कॉल्ड स्टोशियोमेट्री, एंड देयर द यूज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट एंड क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो स्टोशियोमेट्री वो होती है, आपने रिएक्शन पढ़ी, ए और बी दो प्रोडक्ट होते हैं मिलकर सी प्रोडक्ट, ए और बी एक रिएक्टेंट होते हैं मिलकर सी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपको क्या करना है कि उन्हीं को कैलकुलेट करना होता है कि कितना हमने वहाँ प्रोडक्ट डाला है और कितना वहाँ कितना रिएक्टेंट डाला है, कितना वहाँ प्रोडक्ट बना है। सिर्फ उसका कैलकुलेशन ही कहलाता है आपका स्टोशियोमेट्री। समझ गए? ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब आगे चलते हैं। वाइट वॉश देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में कई बार मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है। वाइट वॉश क्या होता है कि देखो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है धीरे से, क्या होता है कैल्शियम, देखो मैं यहाँ इक्वेशन बता देती हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है, जो रिएक्ट करता है जब किसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब वो रिएक्ट करता है एयर की फॉर्म में, तो वो एक थिन लेयर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट की बन जाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, देखो वो ये बन जाती है, क्या बनती है CaCO3, और क्या करती है H2O प्रोड्यूस होती है उसमें, वही नॉर्मल साथ में होती है। तो वो ना एक जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट, वो होती है आपकी वाइट वॉश, या जो आप अपने घर की कह लो पुट्टी, जो आपके घरों में दीवारों में हो रही होती है ना सफ़ेद कलर की, सफ़ेदी जिन्हें सब बोलते हो, वो होती है आपकी ये CaCO3। अब आपसे कोई भी पूछ ले कि राइट द इक्वेशन ऑफ वाइट वॉश, तो आप ये लिख देना कि यहाँ पर कैल्शियम, देखिए कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्ट होता है, ये आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो यहाँ पर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये होती है आपकी रिएक्शन, और इसको हम बोलते हैं, आपका जो मेमोरेबल फॉर्मूला है इसका वो है CaCO3, दैट कॉल्ड वाइट वॉश। ठीक है गाइस, चलिए, तो मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आप ज़्यादातर चीज़ें सीख गए होंगे। आपको एक छोटी सी चीज़ और लास्ट बता देती हूँ। देखो जो इक्वेशन में से ना आपने बहुत सारे इक्वेशंस में देखा होगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ कि आपने जब बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी होती हैं तो उनके अंदर ना यहाँ पे LS एक्वस गैशियस लिखा होता है, वो सब क्या होता है बता देती हूँ। जहाँ एक्वस लिखा हो समझ जाओ कि कोई थोड़े से हल्के नॉर्मल लिक्विड भी नहीं कह सकते हम, थोड़ा सा थिन टाइप का मिक्सचर की बात हो रही है। ठीक है, थिनी लिक्विड, थिनी लिख दे रही हूँ गाइस, समझ जाना। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप तो सारे। एंड L जहाँ लिखा हो वहाँ समझ जाना प्योर लिक्विड की बात हो रही है। ठीक है, जहाँ S लिखा हो समझ जाना सॉलिड है, जहाँ G लिखा हो समझ जाना क्या हुआ है, गैस बनी है, और जहाँ ऐसा साइन हो समझ जाना हीट प्रोड्यूस हुई है। क्या हुई है? हीट प्रोड्यूस हुई है। जहाँ ऐसा साइन हो इक्वेशन में, यहाँ पर हो या यहाँ हो, जो भी हो, समझ जाना प्रेसिपिटेट बना है। ठीक है, चलिए मैं आपको सब कुछ समझा चुकी हूँ। आगे के क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा देने हैं PYQ वगैरह, उसकी वीडियो नेक्स्ट आपके अपलोड हो जाएगी जब भी मेरा शेड्यूल बने तब। एंड गाइस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखने के लिए शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें प्लीज़। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।